नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लास कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में। मैं विजेंद्र सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि अपनी जो है यूनिट चल रही थी, 3 पार्ट अपन ने चला रखे थे। टाइम टेबल जो आज के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि अपना टाइम टेबल किस आधार पे है। काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप टाइम टेबल बताइए। पहले मैंने बता दिया था ऑलरेडी वीडियो में, लेकिन अगर आपको उसमें समझ में नहीं आया तो आज डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम टेबल डाल दूंगा कि कौन से दिन कौन सी क्लास होने वाली है। तो अपनी चल रही थी एनसीईआरटी, चल रही थी भौगोलिक चिंतन चल रही थी, और यूनिट फर्स्ट पेपर है उसकी चल रही थी। 3 अपन ने बुक स्टार्ट कर रखी है, 3 यूनिट अपन ने स्टार्ट कर रखी है। सप्ताह के पहले 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुध, 3 दिन एनसीईआरटी मैंने पढ़ाने के लिए बता दिया था। 3 दिन फिर बाद में शुक्र, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 3 दिन मैंने बताया था आपको भौगोलिक चिंतन पढ़ाऊंगा, पढ़ा दिया मैंने। रविवार को जो अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट है उसकी क्लास होनी है। तो इस प्रकार से अपन जो है 3 पार्ट अपन ने स्टार्ट कर रखे हैं। उसमें प्रॉफिट ऐसे क्रॉस मैंने तभी स्टार्ट करा है, क्रॉस रीडिंग में इसका फायदा ये है, मैं 3 दिन एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा और फिर है आपके पास में बचेंगे कितने, 4 दिन। 4 दिन में आप रिवीजन कर सकते हो। 3 दिन में भौगोलिक चिंतन पढ़ाऊंगा, उसमें बाद में बचेंगे 4 दिन, उसके भी 4 दिन बच जाएंगे, उसमें आप उसका रिवीजन कर सकते हो। यूनिट नंबर 1 1 दिन पढ़ाऊंगा, उसका आप रिवीजन कर सकते हो, साथ में आप पढ़ रहे भी होंगे, सेल्फ स्टडी भी आपकी चल रही है। तो इस प्रकार से क्रॉस है जो है स्टडी मैंने क्लासेज आपकी तभी स्टार्ट करी है। मैं 7 दिन एक ही सब्जेक्ट की लगाता तो आपको अन्य ये इनकी जो है खुद जो यूनिट पढ़ रहा हूँ, रिवाइज का टाइम नहीं मिलता। अब मैंने क्रॉस स्टार्ट कर दिया, तो क्रॉस में आपको है जो रिवाइज का फुल टाइम रहता है, अगर आप है टाइम टेबल के अनुसार पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो जो आज की क्लास है, अपन ने पीछे जो है फर्स्ट पेपर में अपन ने कम्युनिकेशन कंप्लीट करवा दिया था। मैंने 15 ईयर के क्वेश्चन आए थे, वो कंप्लीट करवा दिए बढ़िया शानदार तरीके से। कमेंट भी आए थे काफी सारे स्टूडेंट के कि सर सभी यूनिट हमें ऐसे ही चाहिए, मतलब कि खिचड़ी नहीं बनानी है, ऐसे ही क्वेश्चन होने चाहिए। मतलब है क्रमबद्ध रूप से मैंने एक यूनिट उठाई कम्युनिकेशन, और है 5-6 क्लासों में उसका कंप्लीट करवा दिया, व्याख्या सहित करवा दिया। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप है रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही क्लास लोगे क्या, इसी प्रकार लोगे क्या? तो मैं उनको आश्वासन देता हूं, उनसे वादा करता हूं फिर कि इससे बेहतर क्लास होगी। मेरी पहली क्लास देखना, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, क्लियरिटी नहीं आ रही, काफी सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है इसको देखना, मतलब डे बाय डे है इसमें सुधार आता जा रहा है। या तो वॉइस प्रॉब्लम में बोले, मेरे समझाने का तरीका में, या आपकी जो है ये इसकी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी है उसमें, मतलब हर तरह से अब वीडियो परिपूर्ण है। अगर जो बंदा पढ़ना चाहता है सच में, अगर वो सबसे आगे जाना चाहता है, मतलब कि अन्य स्टूडेंट से आगे जाना चाहता है, अगर वो रेगुलर बेसिस पे बना हुआ है, मैं आपसे है वादा करता हूं साथियों, मैं ये मतलब ये जो उठा रहा हूं ना, ये टॉपिक वगैरह यूनिट वगैरह मैटर जहां से उठा रहा हूं, भौगोलिक चिंतन मैंने तुलनात्मक रूप से करवा दिया आपको, इतनी अच्छी शानदार तरीके से आपको बुक में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का सार करवा रहा हूं आपकी, शायद 2 क्लासेज एनसीईआरटी की हो चुकी है, सार करवाने के बाद क्वेश्चन करवा रहा हूं उनकी। इतनी अच्छी नहीं होगी, 6 से 12 आप जब पूरी एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, उसके बाद में जो 10 यूनिट ज्योग्राफी की है ये तो आपके ऐसे हो जाएगी, अधिकतर ऐसे हो जाएगी। उसमें मैंने है उसको 2-3 बार अध्ययन किया, मैंने मूल एनसीईआरटी पढ़ी है, उसके बाद में वो सार तैयार करवाया गया, विशेषज्ञों से तैयार करवाया गया है, वो उस आधार पे मैं पढ़ा रहा हूं। तो आपके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इस चैनल पे। मैं समझता हूं आपके हर एक टाइम, हर एक मिनट कितनी कीमती है, हर एक सेकंड कितना कीमती है, तो उस आधार पे मैं क्लास लेके आ रहा हूं। तो बिना समय गवाए अपन जो है आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। मेरे बताने का फर्ज था अपने क्लासेस के बारे में। तो आज की जो क्लास है वो अपन मैं लेके आया हूँ यूनिट नंबर 10 से। 4 कर ली यूनिट कम्युनिकेशन। यूनिट नंबर 10 है उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली बोले तो हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में जो है हायर एजुकेशन सिस्टम की जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपन करेंगे, उच्च शिक्षा प्रणाली यूनिट नंबर 10। तो उसका पहला क्वेश्चन है जो अपन आज शुरुआत करने वाले हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसकी स्थापना कब की गई? यूजीसी
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की है जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसकी स्थापना पूछी जा रही है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1948 में, 44 में, 60 में और 56 में। तो आप देख रहे हैं उसकी स्थापना हुई थी 1956 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना होती है 1956 में। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना सन 1956 है, ये मिस प्रिंटिंग है, 1956 में की गई। संसद में एक अधिनियम द्वारा सन 1956 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो उसमें ये सही भी है, उस आधार से बताया गया है कि स्थापना 1953 में हो गई। लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 1956 बताना होता है। क्यों बताना होता है? अब आप बोलोगे सर 1956 क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 53 नहीं मिल रहा है। अगर 53 आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। अगर 1953 आता तो आपको 53 करना, वहां पे 53 नहीं दिया गया है, इसको संवैधानिक दर्जा मिला 1956 में, तो वो तारीख दी गई है, तो वो सही माना जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से अपना थोड़ा माइंड का भी इस्तेमाल कर लेना आपको, वरना इसमें जंग लग जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने पहले यहाँ पे 1956 करवा दिया। मैंने उस आधार पे बताया था 1956 किस आधार पे, क्वेश्चन के आधार पे, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। संसद में एक अधिनियम द्वारा सन 1956 में इसे संवैधानिक दर्जा जो है प्राप्त होता है, कि संसद में पारित होता है इसका कानून 1956 में, और इसको संवैधानिक जो दर्जा है प्राप्त हो जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसको। और अपनी ये जो एनटीए नेट जेआरएफ एग्जाम कराता है इसके है जो अंतर्गत ये आती है। बुनियादी शिक्षा या नई तालीम शिक्षा का दूसरा नाम, बुनियादी शिक्षा या नई तालीम शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? अनिवार्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति, वर्धा शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान। तो बुनियादी शिक्षा या नई तालीम शिक्षा का दूसरा नाम है वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना है उसका दूसरा नाम। अब वर्धा शिक्षा योजना है 22 से 23 अक्टूबर 1937 को महात्मा गांधी द्वारा इसकी जो है नींव रखी जाती है, जिसको बुनियादी शिक्षा कहते हैं, वर्धा शिक्षा योजना कहते हैं। नई तालीम योजना एक ही चीज है। और क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होंगे ऊपर से ही, बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन है क्या है कि बुनियादी शिक्षा नई तालीम शिक्षा किस वर्ष है जो है इसकी नींव रखी गई, स्थापना हुई 22 से 23 अक्टूबर 1937 को महात्मा गांधी द्वारा, और इसी को वर्धा शिक्षा योजना कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार लोकप्रिय बनाया गया है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार लोकप्रिय बनाया गया है। एडी गोरवाला समिति, पॉल एच एफ एलबी समिति 1953, बी आर मेहता समिति 1957, राज्य विधानमंडल के परामर्श के संघीय सदस्य द्वारा। तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार का लोकप्रिय है, विचार को लोकप्रिय किया गया वो है बी आर मेहता समिति 1957 में। इसका जो सही आंसर है बी आर मेहता कौन है? बलवंत राय मेहता ने 1957 में सत्ता के विकेंद्रीकरण का विचार दिया। इन्होंने एक है जो रिपोर्ट प्रस्तुत की अपनी सत्ता का विकेंद्रीकरण। इन्होंने पंचायतों के गठन का त्रिस्तरीय ढांचा, 3 टायर स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया, कि पंचायतों के गठन का त्रिस्तरीय जो ढांचा है इन्होंने प्रस्तुत किया है बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देता है, कि भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन वहां से है जो अपना पॉलिटी का है पार्ट भी चलता है इसमें, किसमें? हायर एजुकेशन का पॉलिटी है, आपको पता ही होगा, उसका क्वेश्चन है। भारत का निर्वाचन आयोग, विधि आयोग के परामर्श से विधि मंत्रालय, विधानमंडल के परामर्श से संघीय संसद। तो भारत में किसी है राजनीतिक दल को है राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है? भारत का निर्वाचन आयोग ही देता है कि राष्ट्रीय दल है या क्षेत्रीय दल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। निर्वाचन आयोग ही किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देता है, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग ही किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के रूप में जो है मान्यता देता है। निर्वाचन आयोग का ही कार्य होता है। विकासशील देशों में सरकार की बढ़ती हुई भूमिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? जो विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है, अन्य जो देश है विकासशील, उसमें सरकार की बढ़ती भूमिका के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? एक कारण पूछा गया है। आर्थिक नियोजन, लोगों की बढ़ती आकांक्षाएं, निजीकरण, लोक कल्याणकारी अवधारणा का उदय। कि आर्थिक नियोजन
लोगों की बढ़ती आकांक्षा है, निजीकरण लोक कल्याणकारी अवधारणा का उदय, तो इसका सही आंसर होगा बी। अब निजीकरण है किसी भी है विकासशील देश के लिए सही साबित नहीं होगा, वहां के लोगों के लिए सही साबित नहीं होगा। अगर कोई सरकार है जो निजीकरण कर रही है अपने संसाधनों का, तो वो है एक है गर्त में जाने का काम है देश का, कि सरकार के पास में होने चाहिए जितने भी अपने जो है संसाधन वगैरह है, निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। निजीकरण से सरकार एक तरफ आय बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन है जो विकासशील देश है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो निजीकरण को छोड़कर और सारे इसके ऑप्शन सही है कि आर्थिक नियोजन होना चाहिए, लोगों की बढ़ती आकांक्षा सही है, लोक कल्याणकारी अवधारणा का उद्देश्य सही है, सरकार की बढ़ती भूमिका के लिए कारण जो है उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक हैसियत दी गई है? संविधान के किस संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक हैसियत दी गई है? कौन से संशोधन है? 73वां जो है संविधान संशोधन है, उसमें पंचायतों को संवैधानिक हैसियत दर्जा दिया गया है। सन 1993 में पंचायतों को है संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके अंतर्गत इनको है दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शैक्षिक उपाधियां दी जा सकती है? शैक्षिक उपाधियां किसके द्वारा दी जाती है? निजी संस्थान नहीं दी जाती, अस्पताल के द्वारा शैक्षिक कार्य नहीं होता, महाविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय जो है शैक्षिक उपाधियां डिग्रियां कौन देता है? विश्वविद्यालय देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत है? जो केंद्र सरकार है उसके अधीन कार्यरत विश्वविद्यालय कौन सा है? मेरठ विश्वविद्यालय यूपी का, गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद, हिंदू विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, जो केंद्र सरकार के अधीन एकमात्र है, जो केंद्र सरकार के अधीन एकमात्र तो नहीं कह सकते, लेकिन वो केंद्र सरकार के अधीन अंतर्गत आता है। हिंदू बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में की गई। किसके द्वारा की गई हिंदू बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना? मदन मोहन मालवीय। कब? 1916 में। वर्तमान समय में ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत है, केंद्र सरकार के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का है प्रावधान किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? सोवियत रूस, जापान, लंदन और अमेरिका। तो इसका सही आंसर है सोवियत रूस के है जो संविधान पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना वहां से ली गई है, क्योंकि आपको पता है संविधान में अनेक देशों का संविधानों का अध्ययन करने के बाद में है जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है साहब है, उन्होंने है संविधान का जो निर्माण किया था, उनकी एक समिति ने निर्माण किया था। तो सभी तरह जगह से है संग्रहित है, मतलब यूं बोले तो सभी का सार है वो चीज है अपने संविधान में। तो सोवियत रूस से लिया गया पंचवर्षीय योजना। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत का चुनाव सबका पता है, राज्य सरकार करवाती है पंचायत का चुनाव। पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। यह पंचायतों के समस्त निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। अनुच्छेद 246 में जो है ये बात कही गई है। पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। यह है पंचायतों के समस्त निर्वाचनों का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करता है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ये जो है बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन हो सकता है। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, किससे संबंधित है? 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। 312 संपूर्ण भारत में सेवा हेतु अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया है। इन सेवाओं में परिवर्तन की शक्ति संसद में निहित है। अनुच्छेद 312 में जो ये बात कही गई है कि संपूर्ण भारत में सेवा हेतु अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 312 में किया गया है। इन सेवाओं में परिवर्तन की शक्ति संसद में जो है निहित है। तो आज के क्वेश्चन इतने ही, अपने लगभग 10 क्वेश्चन कर लिए। ऐसे है 5 क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगा 15 ईयर के क्वेश्चन। आप बने रहना, चैनल पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो वीडियो आज वाला क्लास है, आज की क्लास है, फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि अपन है बीच में थोड़ा स्टॉप ले लिया था, भौगोलिक चिंतन चल रहा था, उस अकॉर्डिंग अब अपनी 3 यूनिट चल रही है। भौगोलिक चिंतन कंप्लीट होते ही अपन है दूसरी यूनिट या इस यूनिट को है 3-3 दिन ऐसे करके, मतलब कहने का मतलब सार यही है, आपको यही समझना है। मैं आपको हर चीज कंप्लीट करवाने वाला हूँ।
बिल्कुल निःशुल्क करवाने वाला हूँ, शानदार रूप से करवाने वाला हूँ, बढ़िया कंटेंट लेकर करवाने वाला हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी इस क्लास में। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक की बाय, धन्यवाद, टेक केयर।